नमस्कार। आज गांधी और गुरु गोविंद सिंह जी के विषय में कुछ ऐसी जानकारियां आपसे शेयर कर रहा हूं जिस पर कभी उतनी चर्चा नहीं हो पाई जितनी की होनी चाहिए थी। नई पीढ़ी तो शायद जानती भी न हो कि गांधी जी किस पृष्ठभूमि से आते थे और गुरु गोविंद सिंह जी के पिता, बाबा और परबाबा का इतिहास क्या रहा, और न ही गांधी और गुरु गोविंद सिंह जी की अगली पीढ़ियों के बारे में कभी खुलकर चर्चा होती कि लोग उनके बच्चों के विषय में जान पाएं कि उन्होंने कैसा जीवन जिया या फिर उनकी मृत्यु कैसी हुई। क्योंकि अगर इस तरह की तटस्थ चर्चा आम हुआ करती तो सवाल कब के उठ खड़े होते कि हमने आखिर गांधी को ही क्यों देश के नायक के तौर पर स्थापित किया, गुरु गोविंद सिंह या फिर किसी ऐसे ही अन्य वीर बलिदानी को क्यों नहीं। मित्रों, मैं ये बात अच्छे से जानता हूं कि किसी महापुरुष की किसी दूसरे महापुरुष से तुलना करना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन यह भी तो सत्य ही है कि राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं होता। हिंदू संस्कृति में राष्ट्र को माता और व्यक्ति को उसका पुत्र कहा गया है। फिर कैसे किसी व्यक्ति को राष्ट्र का पिता कहना उचित समझा जा सकता है। और चलो एक बार को मान भी लिया जाए कि राष्ट्र का भी कोई पिता हो सकता है, तो क्या महात्मा गांधी ही एकमात्र इस संबोधन के हकदार व्यक्ति थे? क्या उनसे अधिक राष्ट्र के लिए समर्पित व्यक्ति कोई अन्य नहीं हुआ कभी भारत राष्ट्र में? और इसका जवाब है कि भारत राष्ट्र की पवित्र भूमि में अनेक ऐसे जन्मजात महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी कई पीढ़ियों को इस राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए बलिदान कर दिया। वो बात अलग है कि उन सभी बलिदानियों ने राष्ट्र को हमेशा अपना पिता या माता ही माना, न कि खुद को इस राष्ट्र का पिता। ऐसे ही एक महापुरुष का नाम है गुरु गोविंद सिंह। गांधी जी और गुरु गोविंद सिंह जी के बचपन से लेकर मृत्यु तक के कुछ पक्षों का तुलनात्मक अध्ययन अगर हम करें तो साफ पता चलता है कि जहां एक ओर गुरु गोविंद सिंह जी स्वधर्म के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही बलिदानी परंपरा से आते हैं, वहीं गांधी जी एक बाई चांस बने या कहें एक्सीडेंटल देशभक्त मात्र थे। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि अगर गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा ट्रेन से धक्का न दिया गया होता तो देश सेवा का तो शायद उनके दिमाग में कभी ख्याल भी ना आता। ज्यादा से ज्यादा वो एक सफल बैरिस्टर बन गए होते, वही उनका लक्ष्य था। आइए एक नज़र इन दोनों महापुरुषों के जीवन के कुछ खास तथ्यों पर डालते हैं और इसके बाद आप स्वयं तय कीजिएगा कि अगर किसी को राष्ट्र का पिता कहना उचित भी है तो क्या गांधी जी ही उस सम्मान के लिए सबसे उपयुक्त नाम थे। गांधी जी के बाबा उत्तम चंद गांधी अंग्रेजों की सेवा में पोरबंदर रियासत के दीवान थे तथा बड़े होने पर उनके पिता करमचंद गांधी राजकोट रियासत के दीवान हुए। वहीं दूसरी ओर गुरु गोविंद सिंह जी के पिता तेग बहादुर जी, बाबा हरगोविंद जी, परबाबा अर्जुन देव जी और उनके भी पिता रामदास जी सभी उस हिंदू धर्म के लिए मर मिट जाने वाली सिख गुरु परंपरा से संबंधित हैं, जो धर्म राष्ट्र का मूल तत्व है। अब अगर गुरु गोविंद सिंह जी को देखें तो उनके जीवन में बचपन से तत्कालीन मुगलों के अत्याचारों से जूझने और स्वधर्म के लिए प्राण लेने और देने के अलावा कोई निजी लक्ष्य नहीं था। जबकि गांधी जी सन 1888 में, जबकि अनेक युवा और किशोर बालक क्रांतिकारियों के संगठनों से जुड़ रहे थे और देश पर प्राण न्योछावर कर रहे थे, तब 19 वर्ष की आयु में मोहनदास करमचंद गांधी अपनी व्यक्तिगत कैरियर की सोच के कारण कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जा रहे थे। पढ़ाई पूरी करके भारत लौटने पर उन्हें देश पर कब्जा किए बैठे अंग्रेजों से कोई समस्या नजर नहीं आई थी और उन्होंने मुंबई में अपनी वकालत शुरू कर दी थी, जो कि चली नहीं। तब उन्होंने हाई स्कूल शिक्षक की अंशकालिक नौकरी का प्रार्थना पत्र दिया, जो कि अस्वीकार्य हो गया और सेवा का ख्याल नहीं आया था। उसके बाद राजकोट में अर्जी नवीस का काम किया और एक अंग्रेज अधिकारी के कारण उन्हें यह भी छोड़ना पड़ा। सन 1893 में किसी कंपनी के द्वारा एक वर्ष के करार पर
जब गांधी जी वकालत करने दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे ट्रेन से, उस समय जो उनके साथ ट्रेन में गोरे लोगों द्वारा दुर्व्यवहार हुआ, फर्स्ट क्लास का टिकट होते हुए भी उन्हें थर्ड क्लास में जाने के लिए ट्रेन से धक्का दिया गया, तब जाकर कहीं गांधी जी में प्रतिक्रिया स्वरूप क्रांति का या कहें कि अंग्रेजों के विरोध का अंकुर फूटा। लेकिन उस विरोध में भी की उन्होंने वकालत ही सन 1915 तक, यानी 1893 से 1915 तक भारत में सतत क्रांतिकारी आंदोलनों के दौर में भी लगभग 21 वर्ष तक वो दक्षिण अफ्रीका में अपनी वकालत ही करते रहे। 1915 में भारत आए और तब अंग्रेजों की बनाई कांग्रेस ज्वाइन की। एक मत तो ये भी है कि अंग्रेजों ने ही उन्हें भारत में भेजा ताकि क्रांतिकारी आंदोलनों की आग में पानी डालते रहें। यह सही न भी हो तो इतना तो तय है कि गांधी जी जन्मजात देशभक्त तो कतई नहीं थे, अन्य अनेकों महापुरुषों की तरह। अब जरा गांधी जी और गुरु गोविंद जी की अगली पीढ़ी पर नजर डाल लें। गांधी जी का बड़ा पुत्र हरिलाल इस्लाम स्वीकार कर अब्दुल्ला हो गया था। मनु उसकी ही बेटी थी, जो गांधी जी की तथाकथित सेवा में तथा उनके सत्य के प्रयोगों में एक सब्जेक्ट की तरह काम करती थी। दूसरा पुत्र मणिलाल दक्षिण अफ्रीका से सन 1917 में भारत आया था और फिर वहीं वापस चला गया था। रामदास और देवदास का जरूर थोड़ा बहुत जिक्र होता है एक दो आंदोलनों में गांधी जी के सहयोगी होने का। वहीं दूसरी ओर गुरु गोविंद जी के चारों ही पुत्र अपने पिता और बाबा पर बाबाओं की तरह राष्ट्र के लिए बलिदान हो गए। अजीत सिंह और जुझार सिंह चमकौर के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए तथा छोटे साहबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को इस्लाम न स्वीकार करने पर वजीर खान द्वारा जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था। ऐसे ऐसे बलिदानों की कहानियां इतिहास के हाशिए पर करके हमें केवल मुगलों की प्रशंसा का इतिहास ही पढ़ाया गया। यही कारण था कि हमने गांधी को ही राष्ट्र का सर्वोच्च महापुरुष मान लिया, जबकि भारत के गौरवशाली इतिहास में एक से एक वीर और बलिदानी महापुरुषों की एक लंबी श्रृंखला रही है। अब आप स्वयं तय कीजिए कि गांधी राष्ट्रपिता थे, महात्मा थे या फिर मात्र एक एक्सीडेंटल देशभक्त। आज इतना ही, जल्द ही फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही ज्वलंत विषय को लेकर। तब तक के लिए अनुमति, नमस्कार।